ऐसा लग रहा है कि मॉनसून के साथ साथ आईपीओस की भी बारिश होने वाली है। लास्ट के कुछ आईपीओस ने बहुत ही अच्छे लिस्टिंग गेन दिए हैं, जैसे कि जोमेटो ने 52% का लिस्टिंग गेन दिया है, वहीं जीआर इंफ्रा ने 105% का लिस्टिंग गेन दिया है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि कौन सी आईपीओ ने कितना लिस्टिंग गेन दिया है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपल है, टिकर पे जाइए और न्यूली लिस्टेड कंपनीज में आपको उसका लिस्टिंग गेन एंड उसका लिस्टिंग प्राइस दोनों ही पता चल जाएगा। और अब बारी है ये देखने की कि तत्व चिंतन आईपीओ जो कि 35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, उसका लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी इतने ही एक्साइटेड हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपने कौन से आईपीओज में अप्लाई किया है और किसका अलॉटमेंट आपको मिला है। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं विंडलास बायोटेक के आईपीओ के बारे में। जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो देर किस बात का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो विंडलास बायोटेक डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जिसमें ये इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ये एक तरीके का सीडीएमओ बिजनेस चलाते हैं। सीडीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसी कंपनीज है जो ड्रग्स को डेवलप करने से लेके उसे मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। एंड जनरली ऐसी बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं जो ऐसे सीडीएमओ बिजनेसेस के साथ टाई अप करके अपने ड्रग्स को आउटसोर्स कराती है। एंड सीडीएमओ मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के अलावा इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये सप्लाई करते हैं एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल है। सबसे पहला है सीडीएमओ, सेकेंड है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड ओवर द काउंटर, एंड थर्ड है एक्सपोर्ट्स। इनकी सीडीएमओ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ये एक वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, वो भी इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जैसे कि कैडिला, जाइडस, फाइजर, सनोफी एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज। फिर आते हैं डोमेस्टिक ट्रेड एंड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जिसमें आते हैं ट्रेड जेनरिक प्रोडक्ट्स एंड ओटीसी ब्रांड्स। ट्रेड जेनरिक प्रोडक्ट्स कुछ अनब्रांडेड मेडिसिन होते हैं जिन्हें बिना कोई मार्केटिंग किए डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये एक्सपेंसिव ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन की सब्स्टिट्यूट होती हैं। फिर थर्ड सेगमेंट है एक्सपोर्ट्स का, जिसमें ये सेमी रेगुलेटेड इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करते हैं और जेनरिक मेडिसिन एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। अगर हम इन तीनों सेगमेंट से आने वाला रिवेन्यू देखें तो वो कुछ इस तरह है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिवेन्यू इन्हें सीडीएमओ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से जनरेट होता है। जैसे कि हम 2020 का देख सकते हैं कि इन्हें 87% रिवेन्यू सिर्फ सीडीएमओस की सर्विसेज से हुआ है। फिर आते हैं डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक से और फिर लास्ट में आता है एक्सपोर्ट। अगर बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ की, तो ये वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक है जो सीडीएमओ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। फार्मा जैसी इतनी ह्यूज एंड कटिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में भी ये अपनी एक अच्छी प्रेजेंस बनाए हुए हैं, वो भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट इंटरनेशनली भी। और जैसे जैसे जेनेरिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे फार्मा कंपनीज को भी बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है इन सारे ड्रग्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करने में, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स को आउटसोर्स करने लगे हैं और इसी वजह से सीडीएमओ बिजनेसेस की डिमांड बढ़ रही है। और कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी सीडीएमओ सर्विसेज से आता है, तो देखा जाए तो इनकी स्ट्रेंथ ही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इनकी सेकेंड अच्छी बात यह है कि ये अपने काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है एंड क्वालिटी मेंटेनेंस में भी बहुत अच्छे हैं। एंड ये दोनों ही चीजें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी बहुत अच्छा है। देखा जाए तो इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि देहरादून में सिचुएटेड है और ये हमेशा अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड इनका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स के थ्रू होता है, जिससे इनकी स्पीड भी बढ़ जाती है एंड वेस्टेज भी बहुत मिनिमम होता है। इनका थर्ड स्ट्रेंथ ये है कि ये अपने कस्टमर्स, जिसमें मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती है, उनके साथ इन्होंने बहुत अच्छे एंड लॉन्ग टर्म रिलेशंस को बिल्ड किया हुआ है।
अगर हम इनके कस्टमर्स की लिस्ट को देखें तो इसमें बहुत नामी कंपनीज आती है, जैसे कि फाइजर, कैडिला, जायडस, सनोफी एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज। एंड अगर हम इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने हमेशा अपने कस्टमर्स को एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया है, एंड वो भी अपने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए। लेकिन हर कंपनी में सब कुछ इतना अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। आईपीओज में जितना जरूरी है उसकी कंपनी की स्ट्रेंथ्स को समझना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके थ्रेट्स एंड उसके रिस्क को समझना। तो अगर हम इस कंपनी के रिस्क की बात करें तो क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी चेक, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट किया जाता है टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन अच्छी है या नहीं। और अगर कंपनी मेंशन किए हुए स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करती है तो वो अपने कस्टमर्स को लूज कर सकती है, एंड इवन उनका लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। एंड वैसे भी अगर हम इन जनरल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मेन इंग्रेडिएंट ही ड्रग होता है, और ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल जनरली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये जो भी फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं वो अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के थ्रू चेक किया जाता है, जो कि जनरली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरिंग प्रोसेस होता है। एक और थ्रेट जो इस बिजनेस को है वो है ये कि ये कंपनी इंजेक्टेबल्स के बिजनेस में एंटर करने का सोच रही है, और कंपनी आईपीओ से आने वाले पैसों में से 50 करोड़ रुपए इस बिजनेस में एस्टैब्लिश करने में यूज करेगी, जिसमें ये इंजेक्टेबल्स बनाने वाली मशीन्स को खरीदने वाली है। और अभी फिलहाल कंपनी को इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इंजेक्टेबल्स का बिजनेस आगे चल के सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्योंकि इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट चीज होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेन्ड मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत पड़ती है। और अगर ये फ्यूचर में सक्सेसफुल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुई तो आईपीओ से आए हुए 50 करोड़ रुपए जो कंपनी कुछ अच्छी चीज में लगा सकती थी वो टोटली वेस्ट हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्हें सबसे बड़ा रिस्क ये भी है कि इनके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि इन्हें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कोई ऐसी कंपनी वर्क करती है तो उनके रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेके उनके फिनिश्ड गुड्स बनने तक बहुत सारा टाइम चला जाता है, और इस बीच में उन्हें अपने मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे फोकस करना पड़ता है। और चाहे उनके फिनिश्ड गुड्स बिके चाहे ना बिके, बट उन्हें अपने न्यू ऑर्डर्स पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना जरूरी है, और उस चीज के लिए भी उन्हें अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल साइकिल एंड पेएबल साइकिल बहुत लेट चलते हैं तो इससे कंपनी पे बुरा असर पड़ सकता है। इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जितनी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उतना फंड्स कंपनी के पास अवेलेबल ही ना हो, तो इस केस में कंपनी को बाहर जाके किसी से डेट लेना पड़ सकता है, जिससे कि उनका डेट इंक्रीज हो जाने का भी डर रहता है। तो इसीलिए कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आईपीओ ला रही है। आईपीओ लाने के कंपनी के 4 मेजर रीजंस है। सबसे पहला रीजन है अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। दूसरा रीजन है अपने देहरादून वाले प्लांट को और थोड़ा एक्सपैंड करना एंड अपने इंजेक्टेबल्स बिजनेस को एस्टैब्लिश करना। थर्ड रीजन है अपने बोरोअर्स को रीपे करने के लिए, एंड फोर्थ इज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले 3 सालों में मेंटेन रहे हैं, बट ज़्यादा बढ़े भी नहीं हैं। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इंक्रीज हुआ है, बट आरओसी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020 में कम हुए हैं। ऑल्दो अगर ये पांचों के फिगर्स हम देखें तो ईयर 2020 ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई देता है। आई होप आपको आज का हमारा ये आईपीओ एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू।